गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। आज हमारी चौथी क्लास है। सर्वप्रथम हमने काव्य शास्त्र के संदर्भ में पढ़ा। उसके पश्चात हमने भारतीय काव्य शास्त्र की ऐतिहासिक यात्रा देखी। उसके पश्चात हमने पाश्चात्य काव्य शास्त्र के इतिहास को देखा और कल हमने नव स्वच्छंदतावाद को देखा, नियो लिबरलिज्म। तो कल हमने जो जो पढ़ा है एक बार उसको देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर मेरी आवाज़ जा रही है, कोई मुझे देख पा रहा है तो प्लीज़ मुझे सूचित करिए। कल हमने होमर के महाकाव्य प्लेटो का अनुकरण का सिद्धांत, उसके पश्चात अरस्तु का व्यापक विरेचन का सिद्धांत लॉन्जाइनस का पढ़ते हुए हमने देखा कि कैसे 500 BC AD से लेकर 1500 AD तक का काल पाश्चात्य में अंधकार युग रहा है। उसके पश्चात हमने क्लासिक परंपरावादियों, नियो क्लासिकलवादियों, नव परंपरावादियों को देखा, स्वच्छंदतावाद को देखा, नव स्वच्छंदतावाद को देखा। इस क्रम में हमने देखा कि किस तरह कोई कल्पना का सपोर्ट कर रहा है और कोई विवेक का सपोर्ट कर रहा है। कोई परंपरा की बात करता है तो कोई परंपरा से केवल प्रेरित होने की बात करता है, परंपरा के पूरी तरह से अंधे अनुकरण की बात नहीं करता। अब हम वर्ड्सवर्थ से आरंभ करेंगे। अठारहवीं शताब्दी से वर्ड्सवर्थ का टाइम आरंभ होता है 1798 ईस्वी। मुझे कोई देख पा रहा है? मेरी आवाज़ आ रही है? हम वर्ड्सवर्थ से आरंभ कर रहे हैं 1798 ईस्वी में। वर्ड्सवर्थ के लिरिकल बैलेट्स का प्रकाशन पाश्चात्य काव्यशास्त्र की एक महत्वपूर्ण घटना है। अगर मेरी आवाज़ आ रही हो तो आप मुझे प्लीज़ सूचित करें। वर्ड्सवर्थ के हुआ क्या? वर्ड्सवर्थ के लिरिकल बैलेट्स के बाद स्वच्छंदतावाद का प्राबल्य हो उठा। अंग्रेजी साहित्य में, चूंकि जैसे कल हम किया कि अंग्रेजी साहित्य किस तरह से आधुनिक भाषा है, वह लैटिन और ग्रीक से उत्पन्न हुई है। तो इस तरह से हम जब देखते हैं कि 1798 में वर्ड्सवर्थ का लिरिकल बैलेट्स प्रकाशित हुआ और यहाँ से स्वच्छंदतावाद को एक प्रबल साथ मिल गया लिरिकल बैलेट से। इसके पश्चात मेरी आवाज़ जा रही है तो आप लोग सूचित करते रहें। तो इसके साथ देखते हैं कि फ्रांस की जो राज्य क्रांति होती है, फ्रांस की राज्य क्रांति में रूसो, वॉल्टेयर और गेटे की विचारधारा और कृतियों ने स्वच्छंदतावाद को नई शक्ति और नई दिशा दी। आप ये देखेंगे कि गेटे की नीतियों ने स्वच्छंदतावाद को नई दिशा दी है। गेटे कौन था? जो इंडिया में जब आया था तो शाकुंतलम पढ़ के बहुत प्रभावित हुआ था। शाकुंतलम के अनुवाद को, जर्मन अनुवाद को उसने पढ़ा था। विलियम जोन्स ने अंग्रेजी अनुवाद शायद किया था और उसके जर्मन अनुवाद को गेटे ने पढ़ा था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ से पाश्चात्य काव्यशास्त्र का टर्निंग पॉइंट आता है वर्ड्सवर्थ का लिरिकल बैलेट 1798। उसके बाद कौन आते हैं? रूसो, वॉल्टेयर और गेटे। रूसो राजनीतिक चिंतक थे, लेकिन उनके चिंतन में काव्यशास्त्रीय तत्व मिलते हैं। इस तरह से हम ये देखते हैं कि अंग्रेजी में इसी समय कुछ नए कवि आते हैं, कॉलरिज, पीवी शैली, किट्स। और ये जब कवि आते हैं तो ये स्वच्छंदतावाद को और बढ़ावा देते हैं, सहयोग करते हैं, दृढ़ता देते हैं।
तो इस तरह से पाश्चात्य काव्य शास्त्र, जो कि अरस्तु के टाइम पे अरस्तु ने उसको विरेचन कहा, वह स्वच्छंदता के स्तर पर आ गया है। ठीक है, यूनान से शुरू हुआ और पूरे फ्रांस और ये अंग्रेजी प्रांतों में इस तरह से स्प्रेड हो रहा है। तो अब इसमें ये आया कि काव्य के आनंद मूल्य को प्रधान माना गया। आनंद देना काव्य का मूल उद्देश्य है, मूल में आनंद है। इस तरह से ये इन कवियों ने कॉलरिज, शैली, पीवी शैली और कीट्स ने स्वीकार किया और उसी हिसाब से उन्होंने लिखा। अब देखते हैं कि 18वीं सदी में रीति से, रूढ़ता से पूरी तरह से, परंपराओं से पूरी तरह से मुक्त होकर नव सृजन किया जाए, इस तरह की विचारधारा आने लगी। और ये विचारधारा शैली और कीट्स की कविताओं में मिलती है। ठीक है, इन पर हम चर्चा अलग से करेंगे, इनको जब एज अ क्लास पढ़ेंगे, केवल शैली और केवल कीट्स को। इस तरह से हम देखते हैं कि कवियों ने विवेक के साथ ही भावनाओं को, चूँकि मूल में आनंद है, साहित्य की मूल में आनंद है, तो कवियों ने भावनाओं को, कल्पना को प्रधान स्थान दिया सृजन में। सृजन में जब वो प्रधान स्थान देते हैं तो उसके बाद सौंदर्य की इच्छा और सौंदर्य की जिज्ञासा काव्य में अपनी जगह बना लेती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ सौंदर्य शास्त्र किस तरह से है। सौंदर्य की इच्छा होना और सौंदर्य की जिज्ञासा होना, जैसे हम लोग रसानुभूति कहते हैं, तो वो जो है किस तरह से काव्य में उसका स्थान बनता चला गया। कुछ कवि जो है अतीत की ओर उन्मुख होने लगे और उनके कविताओं का उद्देश्य, उनकी कविताओं का विषय अतीत की गौरव गाथा बन गया। इसी काल में हम देख रहे हैं 18वीं शताब्दी, ठीक, जहाँ स्वच्छंदतावाद को दृढ़ता मिल रही है, वहीं कुछ कवि अपनी स्वच्छंदता में ही सौंदर्य के प्रति जिज्ञासु हैं, सौंदर्य की इच्छा करते हैं और अतीत की गौरव गाथा गाते हैं। अब हम ये देखते हैं कि सौंदर्य जिज्ञासा के कारण वे कैसे कविताएं लिखते हैं। देखिए, जहाँ अलंकार शास्त्र आप याद रखेंगे भारतीय काव्य शास्त्र का, ये बातें आपको जल्दी समझ में आएंगी। सौंदर्य की जिज्ञासा के कारण ये सारे पाश्चात्य कवि क्या करते हैं, जो गोचर वस्तुएं हैं संसार की, जो हमें दिखाई देती हैं, उसमें अपूर्व छवि के दर्शन करते हैं। जैसे अलंकार और के उसमें भारतीय कवि, ये हम समझाने के लिए बता रहे हैं, ये सारा मेरा मौलिक विश्लेषण है। जैसे अलंकार आदि के संदर्भ में कवि रमणी में चंद्रमा को देख लेता है, जो नायिका उसके समक्ष बैठी है, उसी नायिका में चंद्रमा की शीतलता, उसका सुखद अनुभूति उसे नायिका में होती है। अपूर्व अनुभव जो सामने है, उसमें अपूर्व अनुभव जो कर लेता है, यही प्रवृत्ति 18वीं सदी के कवियों में आई। हमारे यहाँ ये प्रवृत्ति बहुत प्राचीन है, ठीक है। तभी भरत मुनि, ये आचार्य मम्मट ने लिखा नियतिकृत नियम रहिता, उसमें जो उन्होंने लिखा कि ब्रह्मा की सृष्टि से श्रेयस्कर है, 9 रसों से युक्त है, और जैसे नायक जो नियम से रहित है, तो वही चीज़ ये लोग कर रहे हैं प्रैक्टिकल ग्राउंड पर। प्रैक्टिकल ग्राउंड पर इन्होंने क्या किया, सौंदर्य की इच्छा और सौंदर्य की जिज्ञासा के लिए जो समक्ष है, गोचर है, उसमें अपूर्व का दर्शन किया, कैसे शब्दों के सामर्थ्य और अपनी कल्पनाशीलता के माध्यम से। ठीक है, ये हम 18वीं सदी के पाश्चात्य के काव्य शास्त्र की बात कर रहे हैं। इसी तरह फिर आदर्श मूलक व्याख्या की ओर कवि लोग प्रवृत्त होने लगे, चीज़ों का एक आइडियल मानक बना लिया। मतलब जो नायिका है वो चंद्रमुखी ही है, तो जब आइडियलिज्म इस्टेब्लिश हो रहा है
तो व्यवहार से थोड़ा सा दूर होता जा रहा है, जिसका डर प्लेटो को था। आइडियल सोसाइटी जब आती है तो व्यवहारिक से थोड़ा सा दूर होती है, तो इसी का डर जो है प्लेटो को था जब उन्होंने अनुकरण कहा था। तो खैर, यहाँ जो है सौंदर्य की जिज्ञासा और सौंदर्य की इच्छा में जब प्रत्यक्ष में अपूर्व का हुआ, प्रत्यक्ष में अपूर्व का दिग्दर्शन होता है और उसके पश्चात एक आइडियल जो है मानक तैयार हो जाता है आदर्शवाद के चक्कर में। तो वहाँ हम देखते हैं कि वह आदर्श कवियों का आदर्श सृजन व्यावहारिकता से थोड़ा सा दूर हो जाता है। अब जो है ऐसी कंडीशन में जो काव्य था, कवियों के लिए एक फूल है तो फूल है ही नहीं वो, बल्कि फूल के साथ साथ उसमें कोई रहस्यात्मक छवि उन्हें दिखने लगती है। जैसे हमने कहा ना, नायिका चंद्रमुखी ही दिखती है। तो इस तरह से कुछ थोड़ा सा अतिशयोक्ति समझ लेते हैं, कुछ थोड़ा सा अपूर्व समझ लेते हैं, लेकिन इस तरह से चीज़ें गंभीर रूप से इस्टेब्लिश होने लगी पाश्चात्य काव्य शास्त्र में। अब जो है यहाँ जब आप गोचर चीज में, प्रत्यक्ष की चीज में सौंदर्य की जिज्ञासा और इच्छा के लिए अपूर्व देखेंगे, एक फूल को फूल नहीं, आपको रमणी का मुख दिखाई देगा या उसमें अपने आराध्य के चरण कमल दिखाई देंगे, एक कमल जो है। तो इस तरह का जब होगा और यह भावनाओं की कल्पनाशीलता की अतिशयता हो जाएगी, तब आप देखेंगे कि यहाँ जो है बुद्धि के विरुद्ध आपकी भावनाएं विद्रोह कर रही हैं। बुद्धि तो नहीं कहेगी कि फूल में जो है किसी के चरण हैं, किसी के पैरों की कोमलता कमल की पुष्प जैसी है, लेकिन जब सौंदर्य की जिज्ञासा और इच्छा ने इस तरह का इस्टेब्लिश किया सिद्धांत, आप जिसको अलंकार शास्त्र के माध्यम से समझ सकते हैं, तो आप ये समझिए कि बौद्धिकता जो हो गई, वह जो वैदग्ध्य भंगी भरी थी, बौद्धिकता के विरुद्ध कल्पनाशीलता ने, कवियों की भावुकता ने विद्रोह कर दिया। बौद्धिकता बहुत पीछे छूट गई। मैं बात समझा पा रही हूँ, बहुत गंभीर चिंतन है पाश्चात्य दर्शन का, सौंदर्य शास्त्र का। जब आप प्रत्यक्ष उपस्थित चीज़ों में अपूर्व वस्तु देखने लगते हैं, ऐसे मौके पर कोई जो भी उपलब्ध है वो केवल, जैसे बादल आए हैं तो बिरही को जलाने, दग्ध करने आए हैं, वो केवल बादल मात्र नहीं रह गए, उनका अपूर्व रूप आ गया। तो ऐसे में जो आपकी बुद्धि है या उस समय के लोगों की बुद्धि थी, वह एक पीछे छूट गई और उनकी वर्णनशीलता, कल्पनाशीलता ने प्रभावी होकर विद्रोह किया। तो यह काल बुद्धि के विरुद्ध विद्रोह का काल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ के ओरिजिनलिटी से, मूल सत्य से दूर होकर आदर्श मूलक व्याख्या करने लगे। उसकी बाद हम देखते हैं कि उसमें बुद्धि के विरुद्ध विद्रोह तक हो गई थी बात। अब स्वच्छंदतावाद का विरोध बुद्धि से न होकर कोरी बुद्धिवादिता से था। स्वच्छंदतावाद अस्तित्व में आया था कोरी बौद्धिकता के विरोध में। यहाँ जब फिर से एक आइडियल सिस्टम आया, अपूर्व वस्तु देखने लगी, तो फिर से बुद्धिवादिता का विरोध हुआ। देखिए, यहाँ बुद्धिवादिता का दो तरह का विरोध है। ये सौंदर्य शास्त्रीय कल्पनाशीलता की अतिशयता में बुद्धिवादिता को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। स्वच्छंदतावादियों ने कोरी बौद्धिकता का विरोध किया। तो यहाँ बुद्धि का, बौद्धिकता का, विवेक का दो तरह का विरोध दिखता है। स्वच्छंदतावादियों का विरोध और सौंदर्य शास्त्रियों का विरोध। जैसे आप अगर रीतिकालीन कविताएं देखेंगे या बहुत अलंकारिक कविताएं देखेंगे, तो उसमें भी सत्य से बहुत दूर बातें होती हैं। और अगर दलितवाद या स्त्रीवाद की कविताएं देखेंगे तो वो तो कहते हैं यह सत्य है, लेकिन केवल वही सत्य तो नहीं होता।
तो इस तरह से मतलब जैसे कुछ हमारे दलित मित्र हैं जो एकदम ईश्वर के विरुद्ध में, ब्राह्मणवाद के विरुद्ध में ही कविताएं लिखते हैं, बताते हैं पूरी दुनिया में शोषण हो रहा है, जबकि वे लोग कैसे पले पुसे हैं। अगर इसका इतिहास देखें तो उन्हीं को पाला गया है। तो इस तरह से क्या है कि कहीं एक जगह कहीं कोई बात हुई होगी। तो बुद्धिवादिता का विरोध इस तरह से मतलब आप समझ सकते हैं। एक स्वच्छंदतावादियों का विरोध कोरी बुद्धिवादिता से, एक सौंदर्य शास्त्रियों का विरोध सौंदर्य की इच्छा और जिज्ञासा में प्रत्यक्ष में उपस्थित चीज़ों में अपूर्व का दर्शन करना, इस तरह का आता है। अब हम देखते हैं कि स्वच्छंदतावादी जो समीक्षक हैं उनकी जो है समीक्षा पद्धति कैसे प्राचीनवादियों से, परंपरागत जो है विचारधाराओं से अलग होती है। तो ये हो गया कि जब ऐसे काल में काव्य की समीक्षा जब की जाती है तो ये हुआ कि हम काव्य में दोष दर्शन ही नहीं करेंगे अपितु सौंदर्य का दर्शन करेंगे। तो काव्य समीक्षा का एक मानक तय हुआ कि दोष दर्शन ही नहीं सौंदर्य दर्शन भी हमें अभीष्ट होगा। इस तरह की बातें जुड़ जाती हैं। ये 18वीं शताब्दी का प्रपंच है। कॉलरिज ने केवल कल्पना सिद्धांत का ही प्रतिपादन नहीं किया। हम कॉलरिज को अलग से पढ़ेंगे, इनका कल्पना सिद्धांत बहुत इम्पोर्टेंट है और अच्छा भी है। इन्होंने उसके साथ ही ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक समीक्षा पद्धति का प्रतिपादन किया। आप जब फ्रायड को समझेंगे, फ्रायड का मनोविज्ञानवाद अभी बाद में है, तो आप देखेंगे फ्रायड का बीज, फ्रायड के सिद्धांत का बीज आपको यहाँ कॉलरिज में मिल जाएगा। तो कॉलरिज ने अपने चिंतन में कल्पना सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यह इनका प्रधान सिद्धांत है। साथ ही इन्होंने ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत भी दिए हैं। इस तरह से हम ये देखते हैं कि इनकी समीक्षा में आनंद तत्व को, कॉलरिज की समीक्षा में आनंद तत्व को प्रधानता दी गई और ये आदर्शवादी थे और इन्होंने नैतिकता के आधार को भी अनिवार्य माना। कल्पना सिद्धांत प्रतिपादित किया कॉलरिज ने, आदर्शवादी थे और नैतिकता के सिद्धांत को भी जगह दी। कुल मिलाकर स्वच्छंदतावादियों ने साहित्य के स्वस्थ और स्पष्ट रूप को समझने का प्रयास किया। सौंदर्य के जिज्ञासु हुए, आदर्शवादी हुए, नैतिकता को जगह दिए और सौंदर्य के संधान के लिए कल्पनावाद का सहारा लिए। इस तरह से अब हम 19वीं शताब्दी की बात करते हैं। 19वीं शताब्दी में राजनीतिक औद्योगिक क्रांति और वैज्ञानिक अनुसंधान अत्यधिक होने लगे। मनोवैज्ञानिक उपलब्धियां, डार्विन का विकासवाद, कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, फ्रायड का स्वप्नवाद आदि आदि, इन्हीं चीज़ों का लोगों पर भी प्रभाव पड़ा और साहित्य पर भी प्रभाव पड़ा। ये सारे सिद्धांत आए कहाँ से? समाज से ही और लोगों के बीच से ही। कौन कौन से सिद्धांत? 19वीं शताब्दी की राजनीतिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, वैज्ञानिक अनुसंधान, मनोवैज्ञानिक उपलब्धियां, डार्विन का विकासवाद और मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का, फ्रायड का स्वप्नवाद आदि आदि। ये सारे सिद्धांत उसी जनमानस से, समाज से आते हैं, आकर ये उसी समाज को फिर से प्रभावित करते हैं और साहित्य पर भी अपना असर छोड़ते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे ऐसे में जब ये सारे सिद्धांत हैं तो साहित्य जीवन के अत्यधिक निकट आ गया। साहित्य जीवन को परिभाषित करने लगा। प्रत्येक एक वर्ग उन लोगों का था जो साहित्य का मूल्यांकन करते समय यह नहीं देखते थे कि साहित्यकार की अभिव्यंजना सफल है या नहीं।
अपना जीवन लोग देख लेते थे, साहित्यकार के मर्म की तह तक, उसके मर्म की सफलता तक लोग नहीं पहुंचते थे। चिंतन में न्यूनता आ गई। यह विचार वो करते थे कि जो कहा गया वो मेरे काम का है कि नहीं। मतलब कि 19वीं शताब्दी के विविध वाद और विचार से प्रभावित साहित्य और जब उसकी समीक्षा होती तो वहाँ कवि अथवा लेखक की अभिव्यंजना कोई नहीं सोचता, बल्कि सब अपने स्वार्थ, अपने लिए हितकर तत्वों को ही देखने लगे। ठीक है, यहाँ तक बात आ गई। नीति या अंतः संस्कार की दृष्टि से यहाँ साहित्य में व्यापारवाद कह सकते हैं आप इसको, कि हम लाभ के लिए पढ़ेंगे। अगर कोई किताब हमको लाभकारी है, मेरे फायदे की है, तब हम पढ़ें। हम साहित्यकार को जानने समझने के लिए उसका सृजन ना पढ़ें, केवल अपने फायदे के लिए पढ़ें। ऐसा जो है 19वीं शताब्दी में हुआ। अब हम देखते हैं कि नीति या अंतः संस्कार की दृष्टि से अहितकर वस्तु, नीति से और आंतरिक संस्कार से जो हमारे लिए उपयोग की नहीं हुई, उसकी निंदा होने लगी। उस साहित्य की निंदा होने लगी जो व्यक्तिगत हितकारी या नीति के अनुकूल ना रहा हो। मतलब पूरा जो है बिजनेस स्टार्ट हो गया साहित्य में। आप ये समझ लें, लाभ और व्यापार। कार्लाइल, रस्किन बॉन्ड सुना होगा, टॉल्स्टॉय, लियो टॉल्स्टॉय आदि इस वर्ग के समीक्षक और साहित्यकार थे। टॉल्स्टॉय को मैंने पढ़ा है 600-800 पेज की किताबें हैं उनकी कहानियों को भी। तो ये जो समीक्षक थे, जो लाभ या क्या कितना फ़ायदा है इस दृष्टि से पढ़ते थे, रचनाकार की अभिव्यंजना तक, मर्म तह तक नहीं पहुंच पाते थे। ऐसे समीक्षक नीतिवादी समीक्षक कहे गए और उनके अनुसार कला एक दिव्य शक्ति है। कला एक दिव्य शक्ति है। इसके बाद आप देखेंगे कला के लिए बहुत बड़ा आंदोलन चलता है। तो यहाँ क्या बात आती है? आर्ट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ द सोल टॉकिंग टू अनदर। आत्मा की वह अभिव्यक्ति है जो दूसरों से वार्ता करती है। ठीक है, कुरूपता को, जो कुरूपता होती है उसे कला के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। यहाँ जब कला के लिए सिद्धांत के मूल में क्या था कि जो सुंदर नहीं है, यहीं से मेकअप और बिजनेस शुरू हुआ है कि जो सौंदर्य जहाँ नहीं है, कुरूपता जहाँ है, उसे अपनी कलाओं से उस कुरूपता को दूर किया जा सकता है। अब देखिए इसी सिद्धांत से बाजार डेवलप हुआ और कितना सारा हुआ, और बाद में यही डेवलप्ड कंट्री हमारे जैसे देशों को, विकासशील देशों को अपना बाजार बना लेते हैं। ठीक है, कुरूपता को कला के द्वारा दूर किया जाता है और कला और जीवन का योग होना चाहिए। जीवन में कला के महत्व को इन्होंने तरजीह दी। इस तरह की बातें आ जाती हैं। 19वीं शताब्दी में के अंत में एक नया वाद आता है, वो आंदोलन होता है कला के लिए। अब कलावादियों ने साहित्य में नीति और आदर्शवादिता का विरोध किया। आप देखेंगे कि कैसे स्टेप चलता है। कहीं परंपरा का विरोध हुआ, कहीं बुद्धिवादिता का विरोध हुआ, कहीं सौंदर्यवाद स्थापित हुआ। अब जो है नीति और आदर्शवादिता का विरोध होने लगा। तो जब यह विरोध होने लगा तो इस विरोध का जो आरंभ है वो स्विनबर्न ने किया। नीति और आदर्शवादिता का विरोध स्विनबर्न करते हैं। उनका समय है 1837 से 1907 ईस्वी। ऐसे में 1866 ईस्वी में उनकी एक किताब आती है स्विनबर्न की, पोयम्स एंड बैलेड्स। बैलेड एक नाटक की विधा होती है, उस पर हम अलग से चर्चा कर लेंगे। तो पोयम एंड बैलेड्स उनकी जो है एक कृति आती है। वह विक्टोरियन युग की नैतिकता को चुनौती दे देती है, स्ट्रांग विरोध आता है। उसके बाद वॉल्टर पेटर ने कला के लिए मत की प्रतिष्ठापना की।
स्विनबर्न पहले आते हैं विरोध करने, उसके बाद जो है वाल्टर पेटर इस विरोध को बल देते हैं। उसके बाद कला के लिए इस मत की प्रतिष्ठा होने लगती है और कलाकार का कर्तव्य बताते हुए उसे स्थूल सौंदर्य के माध्यम से सूक्ष्म सौंदर्य को आराधना करनी चाहिए। यहाँ से कलाकार के दायित्व तय होते हैं। कलाकार के दायित्व कैसे तय होते हैं? स्विनबर्न जो है विरोध का श्री गणेश करते हैं, नीति और आदर्शवादिता का। वाल्टर पेटर इस विरोध को और बल देते हैं और यहाँ से साहित्यकार का दायित्व तय होता है कि साहित्यकार को स्थूल के माध्यम से, स्थूल सौंदर्य के माध्यम से सूक्ष्म सौंदर्य की आराधना करनी चाहिए। यहाँ सत्यम शिवम सुंदरम की स्वीकृति मिलती है और सौंदर्य साधना को नीतिवादिता या अन्य किसी बाह्य मानदंड से अलग रखना चाहते हैं। यहाँ चूंकि कला के लिए नीति और आदर्शवाद का विरोध है, तो अब कहते हैं कि सौंदर्य साधना को नीतिवादिता या आदर्शवाद से अलग रखना चाहिए। आप जब प्रगतिवादी, प्रयोगवादी कविता या दलित कविताओं में हमने देखा है, लोग कहेंगे मेरी जो है गेहूँ काटती नायिका, बोझा ढोती नायिका, पसीने से तरबतर बच्चे को दूध पिलाती नायिका मुझे सबसे ज़्यादा सुंदर लगती है, मैं कैसे रीतिकालीन नायिकाओं में देखूं। तो इस तरह की चीज़ें उस समय वहाँ आई थी, जहाँ आदर्शवादिता और नीतिवादिता से अलग होकर सौंदर्य शास्त्र को समझना चाहिए। और यह सिद्धांत तय होता है कवियों और रचनाकारों के लिए। तो कुल मिला के ये हुआ कि स्थूल के माध्यम से सूक्ष्म सौंदर्य की हमें साधना करनी चाहिए और सौंदर्य को नीतिवादिता और आदर्शवादिता से पृथक रखकर सौंदर्य का मूल्यांकन करना चाहिए। सुंदर वही नहीं है जिसको शास्त्रकारों ने नायिकाओं के भेद प्रभेद में कहा। सौंदर्य वहाँ भी है जो आपको केवल सौंदर्य देखिए, शास्त्रों के सिद्धांतों को अलग कर दीजिए, इस तरह की बातें आई। तो इस तरह से जब सिद्धांत वहाँ होने लगे तो कला का मूल्यांकन कला के मूल्यों पर न होकर, इंद्रिय की अनुभूतियों पर न होकर, वहाँ जीवन का चरम लक्ष्य ऐसा हुआ कि अनुभूतियों को वह पोषित कैसे करे। कला अनुभूतियों को या जीवन को आनंद दे, यहाँ से हटकर वह आनंद को बढ़ाए जगाए कैसे, अन्य सौंदर्य के आधार पर, जिस सौंदर्य में न नीति है न आदर्शवाद है, वहाँ आपको सौंदर्य कैसे दिखेगा। इसके लिए आपकी इंद्रियों को और जीवन को पोषण मिलने लगे। तो कला के लिए ये आया कि आप कैसा देखें। आप सिर्फ पद्मिनी नायिका और संखिनी नायिका में सौंदर्य मत देखें, आप ऐसी नायिकाओं में देखें, ऐसा सामर्थ्य आपकी अनुभूति और चेतना में आए। तो कला के लिए इस तरह का प्रयास हुआ। ठीक है। तो यहाँ जो है ये होता है कि नीतिवादिता को पहले तो अलग कर दिया और ये हुआ कि कला का मूल्यांकन कला के मूल्यों पर ही अनुभूतियों के संपोषण को जीवन का चरम लक्ष्य मानकर करे। तो इस तरह से कला के मूल्यांकन पर भी जो है दृष्टिकोण अलग हुआ। उसके अलावा कला के लिए या भावावेग के लिए इस तरह के सिद्धांत को पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया इन वाद वालों ने, जो स्विनबर्न और ये हैं वाल्टर पेटर हैं, भावावेग के लिए या कला के लिए। तो यहाँ कला की उपयोगिता सामाजिक न होकर केवल व्यक्ति को आनंद करने में संकुचित होने लगी। व्यापक समाज को जो लाभ मिलता था, जैसा कि भरत मुनि लिखते हैं, दुखार्ता नाम श्रमार्ता नाम शोकार्ता नाम तपस्वी नाम विश्रांति जननम काले नाट्यम तद भविष्यति। तो वहाँ वह सिद्धांत जो थोड़ा सा था वहाँ से यह संकुचित होकर व्यक्तिनिष्ठ आनंद पर हो गया।
कला के लिए में सौंदर्य का अनुसंधान, उसे आदर्शवादिता और नीतिवादिता से अलग करके सौंदर्य, उसका मूल्यांकन भी सौंदर्य के आधार पर कैसे हो, नीति से परे रहकर हो। उसके अलावा कला की उपयोगिता सामाजिक ना होकर वैयक्तिक हो गई। ये हो गया मूल सिद्धांत। इसके प्रतिष्ठापक जो स्विनबर्न और इसके पोषक रहे वाल्टर पेटर। इस तरह से आप समझ सकते हैं। इन सब पर हम विस्तृत चर्चा आगे करेंगे। अब हम 20वीं शताब्दी में आते हैं। 20वीं शताब्दी के आरंभ में अंग्रेजी जो है समाज और साहित्य के क्षेत्र में बहुत अव्यवस्था आ जाती है, उथल पुथल मच जाती है। और जो वो अव्यवस्था आती है उसमें कुंठा, निराशा, मानवद्रोह, अनास्था और समाज विरोधी स्वरों में बहुत सारी प्रवृत्तियां जागती हैं। जब कला के लिए सौंदर्य को व्यक्तिनिष्ठ बना देगा, आदर्शवादिता और नीतिवादिता का विरोध कर देगा, तो उसके बाद कैसा समाज जन्म लेगा, ये ध्यान दीजिएगा। 20वीं शताब्दी के आरंभ में क्या हुआ? अव्यवस्था, कुंठा, निराशा, व्यक्तिनिष्ठ आनंद आपको क्या देगा? कुंठा और निराशा। तो आदर्शवाद और नीतिवाद को पूरी तरह से छोड़ देने का यही परिणाम होता है। ये हम लोग ध्यान रखें, हमारे लिए ये उपयोगी हो सकता है। मानव द्रोह, अनास्था और समाज विरोधी स्वर की विविध प्रवृत्तियां जब आती हैं तो 20वीं शताब्दी का आलोचना काल शुरू होता है। अब जब वो आलोचना काल शुरू होता है तो इसके आरंभ में एक नीतिवादी विचारक आते हैं। देखिए, जब इतनी उथल पुथल है तो फिर नीतिवाद आया। कला के लिए हम अलग से 2-3 दिन पढ़ेंगे सिद्धांत। वहाँ नीति और आदर्श का इस तरह से विरोध किया गया कि उसका परिणाम ये हुआ 20वीं शताब्दी की अव्यवस्था, कुंठा, निराशा, मानवद्रोह। और ऐसे में फिर इरविंग बेबिट जैसे नीतिवादी विचारक आते हैं और आलोचना को एक नई दिशा देते हैं। फिर टी.ई. ह्यूम आते हैं और नीति और एथिक्स को, आचार संहिता को बल देते हैं। जब बहुत उथल पुथल मच जाती है तो फिर से लोग परंपरा की ओर लौटते हैं। और उन्होंने स्वच्छंदतावादी काव्य में जो बिंबवाद था उसका विरोध किया। किसने किया? टी.ई. ह्यूम ने। टी.ई. ह्यूम ने नीति और एथिक्स को बल दिया, सपोर्ट किया और स्वच्छंदतावादी काव्य में जो बिंबवाद था उसका विरोध किया। यहाँ सांस्कृतिक अव्यवस्था को फिर से सुधारने की नीति चलने लगी। थोड़ा सा और है, बस हम समराइज कर रहे हैं। अब इसके बाद आते हैं इटालियन दार्शनिक। इटालियन दार्शनिक क्रोचे आत्मवादी दार्शनिक हैं और उन्होंने भौतिकवाद का विरोध किया है। भौतिकवाद का विरोध मतलब जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, आत्मवाद की प्रतिष्ठापना और भौतिकवाद का विरोध। भौतिक जगत का, सुख सुविधाओं का सब मिथ्या है। इस तरह से इसको हम समझ सकते हैं आसानी से। इसके अनुसार कलात्मक सृजन एक सहजानुभूति की क्रिया है। यहाँ इनका क्रोचे का सिद्धांत इस्टेब्लिश होता है कि कलात्मक सृजन जो होता है, सृजनात्मक साहित्य, कलात्मक सृजन, यह एक सहजानुभूति की क्रिया है। तो सहजानुभूति ये आपको मिलेगी जो कवि एक विशेष कंडीशंस होती है। भारतीय काव्य शास्त्र में भी राजशेखर आदि ने लिखा है, वह आपको यहाँ मिल जाएगी। या वक्रोक्तियों में जब पढ़ेंगे, कुंतक ने जो लिखा है वो चीज़ें क्रोचे में मिलेगा। मैं जब इनको अलग से पढ़ाऊँगी तो तुलनात्मक जरूर रखूँगी, और यह तुलनात्मक विवेचन मेरा मौलिक विवेचन है। कलाकार उसकी ओर विशुद्ध आत्मसुख के कारण प्रवृत्त होता है, स्वांतः सुख है। यह जो कविताएं लिखी जाती हैं यह सहजानुभूति की क्रिया है। कलाकार क्यों लिखता है? विशुद्ध आत्मसुख, स्वांतः सुखाय लिखता है, और विशुद्ध आत्मसुख ही लोक कल्याणकारी होता है, ये मैं कह रही हूँ। और सहजानुभूति को बहिरंग और बाह्य आकार प्रदान कर सकता है कलाकार। जब सहजानुभूति अपनी आंतरिक अनुभूति को, अवचेतन मन की उसको विदग्ध भंगिमा को, विचारों की, जब उसे आकार देता है तो वह
एक मतलब काव्य के रूप में, सृजनात्मक साहित्य के रूप में बाहर आता है। ये क्रोचे का मत है, सहजानुभूति की क्रिया और उसे बहिरंग और बाह्य आकार प्रदान करना। यद्यपि उसकी सहजानुभूति का कहते हैं कोई ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति कविता लिखे। बहुत सारे लोग कवि हृदय होते हैं लेकिन वे कविताएं नहीं लिख सकते, ये भी क्रोचे स्वीकारते हैं। उस सहजानुभूति को आवश्यक नहीं है कि हर व्यक्ति बाह्य आकार प्रदान करे, लेकिन बाह्य आकार प्रदान करना ही साहित्यिक सृजन है, कलात्मक सृजन है। ठीक है, इससे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आधुनिक युग में विज्ञान का प्रभाव होता है। विज्ञान के प्रभाव में मनोविज्ञान का प्रभाव साहित्य पर पड़ता है। अब जब मनोविज्ञान का प्रभाव साहित्य पर पड़ता है तब आते हैं I.A. रिचर्ड्स। I.A. रिचर्ड ने साहित्यालोचन के लिए एक नया वैज्ञानिक आधार देते हैं। जब विज्ञान आएगा तो सब वैज्ञानिक हो जाएगा, तो उसमें जो है कैसे देते हैं, उन्होंने लिखा साहित्य सृजन को मनोविज्ञान की दृष्टि से देखना चाहिए। ये I.A. रिचर्ड्स कहते हैं, सब मनोविज्ञान ही है वैसे। तो उसके बाद के आलोचक साहित्य और कला को जीवन से एकदम भिन्न और अलग मानने लगते हैं। एक ने मनोविज्ञान कहा साहित्य को, दूसरे बाद के आलोचक आते हैं साहित्य को जीवन और कला से एकदम अलग की चीज़ मानते हैं। उस पर हम अलग से पढ़ेंगे। और ये कहते हैं जो विरोधी आते हैं कि कला का मूल्य स्वयं अपने आप में है, जीवन या उपयोगिता में नहीं। कला का मूल्य सिर्फ कला में ही है, जीवन में या उपयोगिता में नहीं। जैसे कहते हैं ना, कविताएं लिखने से पेट नहीं भरता, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कला का मूल्य सिर्फ कला, कविताएं सुनकर सिर्फ कविता का आनंद लीजिए, ना उससे जीवन की ज़रूरतें पूरी होंगी और ना उसकी कोई और उपयोगिता हो सकती है। इस तरह की आलोचक आए। लगभग छायावाद का भी ऐसा ही विरोध हुआ था। आपको मैं छायावाद से तुलना करके इन सबको बताऊंगी। अब इसी शताब्दी में, आधुनिक काल में, फ्रायड और मार्क्स आते हैं। फ्रायड के मनोविज्ञान के संदर्भ में मैं अलग से बताऊंगी। फ्रायड ने जो कहा कि हमारी एक अवचेतन मन की काम ग्रंथि है, वासनाजन्य कविता होती है, लिविडो होती है, उससे प्रेरित होकर कवि लिखता है, आप उसका गलत अर्थ प्रायः समझते हैं। इंडियन साइकोलॉजी में फ्रायड के मनोविज्ञान को जो कामजन्य या वासनाजन्य कहकर समझाया जाता है वो बहुत संकुचित अर्थ है। फ्रायड का मतलब कामजन्य वासनाजन्य केवल जो है सेक्सुअल नहीं होता। मेरे एक मित्र हैं, बुजुर्ग हैं, पितातुल्य, तो वो जब कविताएं लिखते हैं तो मातृत्व तो उसमें बहुत मार्मिक होता है। तो एक दिन बातों बातों पता चला कि जब वो 2.5 साल के थे तभी उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। उन्हें उनका चेहरा भी याद नहीं है, फोटो भी नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में उनके जो मन में मातृत्व विषयक मार्मिक कविताएं निकलती हैं वह उनके अवचेतन मन की वासना है। तो जो फ्रायड काम ग्रंथि कहते हैं, काम ग्रंथि शब्द फ्रायड के सिद्धांत का अनुवाद होकर इंडिया में समझाया जाता है। तो जब इंडिया में आप काम ग्रंथि शब्द से फ्रायड को समझने की कोशिश करते हैं तो आपको फ्रायड का सिद्धांत संकुचित लगेगा। इसलिए फ्रायड को समझने के लिए उनकी भाषा में आप समझना होगा, और तब आपको केवल कामजन्य या वासनाजन्य, वासना भी केवल संकुचित नहीं होती है। अगर राम के विरह में दशरथ ने प्राण त्यागे तो हमें प्रेम के उस स्तर को समझना होगा। यहाँ प्रेमी प्रेमिका या नायक नायिका का प्यार नहीं है। तो इसी तरह से हमें फ्रायड के मनोविज्ञान को समझने के लिए बहुत व्यापक फलक देखना होगा, मन का, वासना का, काम ग्रंथि का। ठीक है, केवल वो से संकुचित, चूँकि वो अनुवाद से जब हम समझने का प्रयास करते हैं तो वो बहुत संकुचित आ जाता है और खुल के क्लास में नहीं समझाया जाता। तो इस तरह से हमें लगता है कि फ्रायड को हम लोग बहुत अच्छे से समझें, वो ज़्यादा उपयोगी होगा हमारे लिए। तो ऐसे में फ्रायड और मार्क्स के विचार देखते हैं। फ्रायड जीवन में काम को मूल वृत्ति मानते हैं। काम या वासना यहाँ वह नहीं है। जैसे आप देखेंगे वात्स्यायन का काम सूत्र है, उसमें बहुत व्यापक रूप से सोसाइटी को बैलेंस करने का चित्रण है और इंडिविजुअल मैनेजमेंट बहुत अच्छा है और इस तरह की काम की चीज़ें हैं, केवल काम की बातें वैसी नहीं हैं। तो
इस तरह से फ्रायड जो इस काम को मूल वृत्ति मानते हैं वो ये है कि जो अतृप्त वासना है वह कैसे जो है कविता बनती है। अब वो अतृप्त वासना नायक नायिका विषयक या प्रेमी प्रेमिका विषयक ही नहीं होती है। जैसे मैं एक उदाहरण छोटा सा दूँ, और मेरे बच्चे, एक 7 साल का है, एक 5 साल का, दोनों अभी स्कूल नहीं जा सकते हैं। अब अगर मैं अपने मन को उस स्तर पर रखूं अतृप्त की, काश मेरे बच्चे स्कूल जाते, मैं 24 घंटा रोऊं, उनका ड्रेस धुलती, ड्रेस खरीदती, ड्रेस प्रेस करती, टिफ़िन तैयार करती, पानी की बोतल देती, बस में बैठा के भेजती या खुद अपनी गाड़ी से छोड़ने जाती, होमवर्क कराती। अगर मैं 24 घंटे ये चीज़ें देखने लगूं, मेरा बच्चा स्कूल में पेंसिल खो आया, मैं शिकायत लेके जाती, 24 घंटे ये सोचूं या अवचेतन मन में मेरे ये दृश्य चले, तो मैं ऐसी ही कविताएं लिखूंगी। तो मेरे सृजन के मूल में जो काम वृत्ति होगी वो यह काम वृत्ति होगी। तो पहले तो हमें काम वृत्ति जो फ्रायड ने कहा, फ्रायड की भाषा में समझनी होगी। जब हमें इंडियन भाषा में समझाई जाती है तो हम अपने ही कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं समझते हैं, इसलिए बहुत संकुचित अर्थ लेते हैं। मैं गारंटी लेती हूँ, मेरे कम से कम दर्जन भर मित्र हैं जिन्होंने कामसूत्र सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ा कि उसमें अश्लीलता है। जो पुरुषार्थ चतुष्टय में परिगणित हो उसमें अश्लीलता क्यों होगी? एक बार पढ़ के तो आप देखिए, हो सकता है आप परिपक्व हो जाएं, आपकी समझ परिष्कृत हो, विकसित हो, इसलिए भी तो पढ़ा जा सकता है। तो हम ज़्यादातर शब्दों के संकुचित अर्थ का बोध करते हैं, इसलिए फ्रायड को बस खाली मुस्कुरा के क्लास में छोड़ दिया जाता है कि फ्रायड कहते हैं काव्य के सृजन के मूल में काम है, जबकि यह हिंदी का शब्द है। फ्रायड ने क्या कहा, इसके लिए वो लिबिडो शब्द का प्रयोग करते हैं, एक काम ग्रंथि जिसे कहते हैं, और वह वासनाजन्य है। इसका मतलब कोई भी जो आपका अभीप्सित है पूरा नहीं हुआ वहाँ से, अब वो कैसा भी हो सकता है। अगर कोई अच्छे संस्थान में पढ़ने की, इंजीनियरिंग में IIT से करने की ख्वाहिश रखता है, किसी कारण से नहीं कर सकता, तो उसकी कहानियों में इंजीनियरिंग की स्टूडेंट लाइफ होती है, तो उसकी काम ग्रंथ वो है। जैसे मेरी इच्छा होती है कि मैं थोड़ा सा विद्वानों के संसर्ग में आऊँ, लोगों से बात करूँ, तो मेरे चिंतन में सिर्फ वही रहता है कि लोग जो केवल प्रलाप करके चले आते हैं उनका तो कुछ सिद्धांत ही नहीं है। मेरे पास तो मौलिक सिद्धांतों का ढेर लगा है, तो हमारी काम ग्रंथ वो हो जाती है। तो इस तरह से पहले तो हमें फ्रायड को समझना होगा, फिर हम देखते हैं कि फ्रायड कहते हैं काव्य के मूल में काम वृत्ति होती है। तो जब हम काम शब्द की व्यापकता को समझ लेंगे तो फिर हमें ये समझ में आ जाएगा कि कोई भी ऐसी अतिरिक्त चीज़ें जो हमें अभीप्सित हों और जो प्रत्यक्ष रूप में हमारे जीवन में ना मिल पाई हों। ठीक है, आप कभी सोचिए कि खजुराहो का चित्रकार, मूर्तिकार जिसने पत्थरों को आकार दिया होगा, उसके हृदय के भाव समझने की कोशिश करिए। कोणार्क मंदिर में जिसने पत्थरों को छैनी हथौड़ी से छेद के वो मैथुनरत चित्र बनाए होंगे, अगर वो प्रमादी या कामुक होता तो वो उतना बौद्धिकता का वह कार्य कर पाता? अनगढ़ पत्थरों को चित्र बना देना गढ़ के छैनी हथौड़ी से, ये तो विशिष्ट बौद्धिकता का है ना प्रमाण। तो आप उस तरह से समझें, अगर कालिदास कामुक होते तो कम से कम शाकुंतलम के 3य अंक अथवा कुमार संभवम में शिव पार्वती विषयक श्रृंगार की लिख नहीं पाते वो विशुद्ध संस्कृत भाषा में। तो इस तरह से हमको पहले तो खुद को स्वस्थ रखना है, बहुत स्वस्थ रखकर समझना है चीज़ों को। गीत गोविंद में जयदेव ने राधा माधव की केली लीला की है, हरिदास ने केलीमाल में लीलाओं का वर्णन किया है, दिव्य लीलाओं का। ये सब अगर कामुक होते तो शब्द की ऐसी अभिव्यक्ति नहीं कर पाते। तो हमें पहले खुद को स्वस्थ मानसिकता से यह सब समझाना होगा, उसके बाद हम फ्रायड को समझें। फ्रायड कहते हैं सृजन के मूल में काम है, ग्रंथि है, लिबिडो ग्रंथि काम करती है और अतृप्त वासना है। हम फ्रायड को अलग से भी पढ़ेंगे और भारतीय आचार्यों से उनकी तुलना करते हुए पढ़ेंगे। साहित्य काम कुंठाओं की अभिव्यक्ति ये मानते हैं, वही चीज़ जैसे जब आप
ब्रज संप्रदाय के कवियों को देखेंगे जो राधा माधव की लीला गाते हैं, तो उनको वही दिग्दर्शित होता है। राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा सब सखी हैं, पुरुष एकमात्र कृष्ण है योगेश्वर। तो इस तरह से उन्हें सिर्फ वही दिखता है, वह उनकी उपासना और आराधना का एक अभीष्ट है। ठीक है, तब आप देखेंगे कि आपको समझ में आएगा कि काम कुंठाओं की अभिव्यक्ति जो फ्रायड को लिख दिया जाता है, ये इंडियन लोग लिखते हैं, क्योंकि वो मूल अंग्रेजी से न खुद समझते हैं और न खुद समझाने का प्रयास करते हैं। तो फ्रायड को हमें उनके मूल ग्रंथ से, मूल सिद्धांतों से ही समझना होगा। अनुवाद से समझेंगे तो आपको अनर्थ होगा, और अगर समझना है तो फिर आप जयदेव और भागवत महापुराण से समझें, के माध्यम से फ्रायड को समझें। मार्क्स ने कहा, साहित्य या कलाओं के संबंध में मार्क्स ने खुद नहीं लिखा, लेकिन जो उन्होंने समाजवादी व्याख्या की, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद आदि लिखा है, उसमें कुछ कुछ साहित्य के सूत्र मिलते हैं। उस पर हम अलग से चर्चा कर लेंगे। इन दोनों चिंतकों ने, फ्रायड और मार्क्स ने, विचारधारा का रचनात्मक साहित्य नहीं अपितु आलोचना को प्रभावित किया। फ्रायड और मार्क्स ने रचनात्मक साहित्य को तो नहीं प्रभावित किया, लेकिन आलोचना पद्धति को प्रभावित किया। जैसे रामविलास शर्मा, आप अगर हिंदी के देखेंगे तो वे मार्क्सवादी चिंतक हैं, और उन्होंने मार्क्स को केवल गाली देने के लिए मत समझिए, बहुत अच्छे विचार है कार्ल मार्क्स के। मार्क्सवादियों ने बड़ी गंध मचा रखी है इंडिया में। वो भी मार्क्सवादियों ने बिना कार्ल मार्क्स को समझे दारू सिगरेट पीकर इंडिया में गंध मचाई हुई है। मार्क्स के विचार बहुत अच्छे हैं। मार्क्स खुद बहुत आइडियल पर्सन था, इतना कि लोग उससे देखकर घड़ी मिलाते थे, समय का पाबंद इतना था। तो जब मार्क्स ने आलोचना को प्रभावित किया, समाजवादी जीवन की कल्पना की, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, ये मार्क्स के सिद्धांत हैं। तो कविता और साहित्य के मूल्यांकन में मार्क्सवादी दृष्टिकोण अपनाया गया। आपको मैं बताती हूँ, रामविलास शर्मा कट्टर मार्क्सवादी रहे हैं, अंग्रेजी के प्रोफेसर रहे हैं, बहुत विद्वान हैं। उनकी बहुत सी किताबें मेरे पास हैं और मैं विद्वान के रूप में उनका सम्मान करती हूँ। उन्होंने तुलसीदास की इतनी अच्छी जो है समीक्षा लिखी है रामचरितमानस पर, मैं कभी उस पर बात करूँगी। जबकि रामचरितमानस को भारत के सारे मार्क्सवादी सिगरेट छाप केवल आलोचना करते हैं कि वो तो तुलसीदास लिख दिए, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना का अधिकारी। एक लाइन याद कर लिया, पूरा रामचरितमानस नहीं पढ़ा और आलोचना शुरू कर दी। जबकि रामविलास शर्मा पढ़े लिखे मार्क्सवादी हैं और उन्होंने संप्रदाय निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, भक्ति और सिद्धांत के आधार पर तुलसी के समग्र साहित्य का मूल्यांकन किया है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण उसे कहते हैं, उसे नहीं कहते हैं कि समाज में उथल पुथल मचा दो। स्त्रीवाद उसे कहते हैं कि जो हर हाल में अपनी सामर्थ्य और को बनाए रखे। वो नहीं कहते हैं कि झंडा लेकर सड़क पे खड़ी हो जाओ। ठीक है, तो हमें सही परिभाषा जब हम समझेंगे तब हमें विरोध से हम बचेंगे। तो कार्ल मार्क्स को हम अवश्य समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि भारतीय साहित्य की भी आलोचना पद्धति को कार्ल मार्क्स ने प्रभावित किया है। और इतना ऐसा प्रभावित किया है कि रामविलास शर्मा ने निराला की आलोचना लिखी है, तुलसीदास की आलोचना लिखी है, और भी बहुत सारी लिखी है। मेरे पास उनकी एक किताब है, परंपरा का मूल्यांकन, उसमें आलोचनात्मक निबंधों का संग्रह है। तो इस तरह से जब आप उन्हें पढ़ेंगे तो लगेगा कि मार्क्सवाद कितना ऊंचा बौद्धिक चिंतन है। और इतने ऊंचे बौद्धिक चिंतन में हम लोग बिना जाने समझे केवल मार्क्सवादी ये दो चार जो सड़क पे घूमते हैं उनके आधार पर हम मार्क्स को समझ लेते हैं और आलोचना कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें मूल मार्क्स को समझना चाहिए। किसी के आधार पर किसी का मूल्यांकन करना, फिर तो हम खुद अज्ञानी रह जाएंगे ना। एनीवे, अभी हम फ्रायड के मनोविज्ञान और मार्क्स के सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत को बहुत अच्छे से समझेंगे और हम देखेंगे कि हमारे संस्कृत साहित्य में फ्रायड का मनोविज्ञान और मार्क्स का सिद्धांत समाजवादी कितना व्यापक और कैसा है। ठीक है,
तो उस आधार पर समझेंगे। निंदा करने से ज़्यादा अच्छा है हम अपनी समझ को विस्तारित करें, तब हम जाकर आत्म प्रतिष्ठापना कर पाएंगे। कल एक भाई साहब ने बहुत गंध मचाया कि मैं अंग्रेजी स्कॉलर्स का नाम ले रही हूँ, संस्कृत विद्वानों का नहीं। यही कारण है कि संस्कृत के सिद्धांत जो कि पूरे विश्व के लिए कालजयी हैं, वो सिमट कर रह गए हैं। जब हम बाकी सबको जानेंगे तब तो स्वयं का विस्तार कर पाएंगे। जिस चीज़ को स्टीफन हॉकिंस ने थ्योरी ऑफ टाइम दिया कहा है, स्टीफन हॉकिंस को आप लोग सुने होंगे, वही टाइम तो अथर्ववेद में संभवतः है कालसूक्त, या भर्तृहरि का वाक्यपदीय का पद समुद्देश्य का, पदकांड का काल समुद्देश्य आप लोग पढ़िए, वही टाइम है। लेकिन उसको नहीं कोई पढ़ेगा। वो कह देगा, या तो कोई अगर किसी ने आकर हिंदी में बताया तो कहेंगे हमारे यहाँ ये हजारों साल पहले था। तो आपने लोगों को क्यों नहीं बताया? किसी ने रोका? सोर्सियोर का 20वीं शताब्दी का भाषा विज्ञान का संरचनावाद भर्तृहरि में साफ साफ मिलता है, भेद संसर्ग योनया। लेकिन आप में से कोई ऐसा स्कॉलर है जो हमारे सिद्धांतों को के पल्लवन में आगे आए? ना आप विदेशियों को पढ़ेंगे, ना आत्मविस्तार करेंगे, अपने को ही नहीं ढंग से समझ पाएंगे। ये एक समस्या है। खैर, अब हम देखते हैं कि मार्क्स और फ्रायड का सिद्धांत हुआ। इस पर आलोचना को इन दोनों ने प्रभावित किया। इसके बाद जो है कलाकृति का मूल्यांकन निरपेक्ष और स्वतंत्र रूप से होना चाहिए, ऐसी पद्धति हुई। किसी भी कृति का मूल्यांकन धार्मिक आधार पर आप तुलसीदास को हिंदू कवि या सनातन धर्म का कवि नहीं कह सकते हैं। आपको राम के व्यापकता की समझ नहीं है, कण कण में राम है। तो जब आप मार्क्स को अपनाएंगे, कार्ल मार्क्स को समझेंगे समाजवादी दृष्टिकोण को, तब आपको मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कण में दिखाई देंगे। तो इस तरह से हमें समझना होगा और अपनी समझ को निरपेक्ष होकर, हिंदू धर्म के गॉड से अलग होकर एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम के व्यक्तित्व को हमें पहचानने के लिए सबसे मुक्त अध्ययन और चिंतन की आवश्यकता होगी। ठीक है, इसी तरह से आलोचना पद्धति आती है और मेथड में जो है अलग अलग मनोवैज्ञानिक आलोचना, पारंपरिक आलोचना, स्वच्छंदतावादी आलोचना और समाजवादी आलोचना, इस तरह से अभिव्यंजनावाद। तो इस तरह से बहुत सारा पाश्चात्य में भी लंबी श्रृंखला चलती है। और इसके बाद कहते हैं कि कुछ आलोचना के समर्थक कहते हैं कि साहित्य का मूल्यांकन उसके बिंब, प्रतीक, कल्पनाशीलता, उपयोगिता के आधार पर करना चाहिए, समाजवादी और मनोवैज्ञानिक आलोचना के आधार पर नहीं। यहाँ आलोचना के दो आ गए, एक वाद के आधार पर, एक काव्य के तत्वों के आधार पर। ठीक है, तो इस तरह की दो बातें आ जाती हैं। उसके बाद कहते हैं कि कविता भाषिक संरचना है, भाषिक अभिव्यक्ति है, तो हमें उसकी भाषा, उसके तत्व, उसके अलंकार, उसके छंद पर विचार करते हुए आलोचना करनी चाहिए, ना कि उसके उस चित्र पर कि इसका मनोविज्ञान क्या है, इसका सामाजिक उपयोग क्या है। तो इस तरह से पाश्चात्य में दो धाराएं आती हैं। तो आज हमारा ये पाश्चात्य काव्य का कंप्लीट हो रहा है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र का इंट्रोडक्शन, जो कल आधा हुआ था, आधा आज हो रहा है। अब हम कल से शुरू करेंगे। अगर हम डायरेक्ट प्लेटो अरिस्टोटल को शुरू करेंगे तो कोई नहीं सुनने आएगा। अगर हम डायरेक्ट भामह, भरत मुनि या आनंदवर्धन से आरंभ करेंगे तो किसी को कुछ नहीं समझ में आएगा। तो मुझे लगता है कि मैं उसी ककहरा से शुरू करूं, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य लक्षण से। और तो कल इस क्रम में हम जो है देखते हैं काव्य प्रयोजन या काव्य हेतु में से क्या पहले मैं तैयार कर लेती हूँ, तैयार होगा वैसे मेरा ये सारा। और इसमें जैसे अगर हम काव्य प्रयोजन कहेंगे तो काव्य प्रयोजन विषयक भरत मुनि से लेकर, भरत मुनि नाट्य प्रयोजन जो बताते हैं वही, दुखार्ता नाम, श्रमार्ता नाम, ये सारी 4-5 का है कारिकाएँ। तो जब ये बताते हैं भरत मुनि से लेकर पंडित राज तक, जो आनंद या रमणीयार्थ प्रतिपादक कहकर, ये तो काव्य लक्षण हो गया, जो काव्य प्रयोजन इन लोगों ने कहा है। अभिजात्य वर्ग के बच्चों को शिक्षा देना, व्यवहार, लोक व्यवहार सिखाना, आनंद देना, ये सारे। जब हम काव्य प्रयोजन पर कल चर्चा करेंगे तो काव्य प्रयोजन के साथ ही भारतीय सिद्धांत और
पाश्चात्य सिद्धांत, दोनों साथ लेकर चलेंगे। हम बताएंगे कि अरस्तु ने कैसे काव्य प्रयोजन को नवीन सृष्टि कहा, अनुकरण नहीं। ठीक है, तो इस तरह से इससे हमें लाभ क्या होगा, हमारा चिंतन व्यापक होगा, हमारी समझ व्यापक होगी, हमारे मन और मस्तिष्क की भूख को खुराक मिलेगी। जीवन का उद्देश्य अच्छे वस्त्र पहनना, भूख मिटाना, पेट भरना, सांस लेना, पानी पीना और मन और मस्तिष्क को सही खुराक देना है। तो हम कल काव्य प्रयोजन या हेतु पर जो देखते हैं पहले आता है, उस पर परिचर्चा करेंगे। हमें जितने लोग सुने सबको बहुत धन्यवाद, आभार। और आप सभी शेयर करें। और हमारे भाई ये राजकुमार मिश्रा जी इसको YouTube आदि पर डालकर सहयोग कर रहे हैं। ये पेज भी राजकुमार भाई साहब ने ही बनाया है, तो उन सबको विशेष धन्यवाद जो आज के समय में ऐसे वातावरण में हमारे भाई बहन की तरह आकर हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप लोग का दिन बहुत अच्छा हो, शुभ हो। धन्यवाद।